प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ऐसे तो आपको ये सारा प्रश्न याद ही होगा और जो याद नहीं होगा उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा क्लास रिवीजन के तौर पे होने वाला है। बच्चा पार्टी आपको रिवीजन इसीलिए कराते जा रहे हैं ताकि आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन को भूल ना पाओगे। इसलिए बच्चों, सारे प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखिएगा और अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा। इससे आपका ये तुलना कर सकते हो कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। मानो ये एग्जाम का पेपर में आ जाए, आपको 70 में कितना सही करना है, ये आपको खुद पे ये निर्भर करता है। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा जिससे पता चलेगा कितना याद है। देखो, पहला नंबर सवाल है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य जो अपनी बच्चों ऊर्जा ये विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, ये नाभिकीय संलयन से करता है। और आपको पता होगा, दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को ही हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। ओके बच्चों, राइट आंसर हमारा डी होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो बच्चों, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। देखो, ये भी प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा है? टीवी प्रसारण के लिए है बच्चों, वो हमारा 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। मेगाहर्ट्ज कहाँ है सर? MHz हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? जल्दी से लगाओ बच्चों, निम्न में कौन सी युक्ति है जो सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? उसका नाम होता है ट्रांसड्यूसर। सर, ट्रांसड्यूसर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल देना। ऐसे कि अगर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदलना हो, ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो, ये इसी का कार्य होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में बच्चों बताओ जल्दी से, आज हम आंसर लगाने का भी समय दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? वो माइक्रोवेव होता है, यानी कि सूक्ष्म तरंगे होता है बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप कौन होता है? रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का जो रूप होगा बच्चों, उसका नाम होता है एनालॉग सिग्नल। यानी कि बच्चों, लगातार बदलने वाले सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। याद रहे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। लगातार बदलने वाले सिग्नल को क्या कहते हैं? सर, उसे हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। चलो आगे बढ़ते, ये रहा आपके सामने दशमलव संख्या 15 का द्विआधारी संख्या में क्या होगा? तो 15 का निकालना बच्चों, जल्दी से निकाल लो ना। 2 से लगाओ, 7 दूना 14 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हुआ और शेष 1 बच गया। यानी कि बच्चों 4 को 1 कहीं दिख रहा है, तो हमें सर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल की ओर बढ़े, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया, शुद्ध जर्मेनियम में तीसरे ग्रुप के तत्व की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक की रचना होती है? देखो बच्चों, हमने क्या बताया था, अगर हमारा टाइप ये पी टाइप अर्धचालक हमें प्राप्त करना हो या फिर हमें एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो, ऐसे बच्चों पी टाइप ये प्राप्त करने के लिए बहुसंख्यक आवेश जो होता है वो होल होता है, और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया बच्चों, अगर हमें पी टाइप प्राप्त करना है तो इसमें हम सूक्ष्म मात्रा में कौन सा मिलाते हैं? जिसमें हम त्रिसंयोजी को मिलाते हैं। कौन सा सर? त्रिसंयोजी वाला को। पी में पंच मत लगाना, पी में त्रिसंयोजी लगाना। यहाँ पे संयोजी लिख लो बच्चा पार्टी। पी में कौन सा लगाना है? त्रिसंयोजी। उसके बाद हमारा एन टाइप में कौन सा बच्चों? इसमें पंच संयोजी होता है। अब बताओ कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखो यहाँ पे क्या तीसरे ग्रुप यानी कि त्रिसंयोजी मिलाया गया बच्चों, हमें पी टाइप का अर्धचालक की रचना होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 का समझ आया बच्चा पार्टी? यस
नो, जल्दी से बता दो। चलो आगे बढ़ते, दोनों में से कुछ भी पूछे लगा के आना है। अगर ये देखो पांचवा ग्रुप का तत्व मिलाया जा रहा है, पी वाला हम क्या बताए थे, पी में पंच नहीं लगाना, तो कौन सा एन वाला में हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो ना, यहाँ अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। चलो 9 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, देखो डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ डायोड का उपयोग किसके जैसा करते हैं सर, रेक्टिफायर के जैसा। किसके जैसा सर, दिष्टकारी के जैसा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 9 का डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है। देखो अर्धचालक कौन सा है ये तो निर्भर करेगा ना, चाहे वो पी टाइप हो या फिर एन टाइप हो। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक दिया गया है, कोई यहाँ पे मेन ये नहीं दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल का जवाब हमें बताओ, दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को क्या कहते हैं। बच्चों हमने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चल यहाँ पे देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ मोर न्यूक्लियर इज कॉल्ड, कौन सा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान करीब करीब किसके द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन भैया का द्रव्यमान जो है बच्चों किसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है। तो सर जी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1. यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पे जो होता है वो हमारा 1.675 होता है, और गुणा में क्या होता है 10 टू दी पावर माइनस का 27 kg होता है। 10 टू दी पावर माइनस 27 kg होता है। ये तो सर हमारा न्यूट्रॉन वाला हो गया। अब पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है सर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 वाला बात हो गया ना, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg वाला बात हो गया। तो ये इसके बराबर कभी हो सकता है क्या बच्चों। अब प्रोटॉन भैया की ओर बढ़ते हैं, प्रोटॉन का कितना होता है जल्दी से बता दो। प्रोटॉन का होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg में होता है। बच्चों हमें नहीं लगता कि ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही है, तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे सर फोटोन का, अरे भैया फोटोन का तो 0 होता है, ये कैसे हो सकता है। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे देख रहे हो ना सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर देना। बच्चा पार्टी बहुत मजा आ जाएगा पढ़ाने में। देखो परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। ऐसे परमाणु का जो नाभिक बना हुआ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है, लेकिन प्रोटॉन का होना अति आवश्यक होता है। राइट आंसर ए होगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, फोन के स्क्रीन पर आ चुका है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है। बच्चों रिवीजन क्लास है, उतना ये सीरियस में ना भाई, एकदम मजाक मजाक में ले लोगे। देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है जल्दी से बताओ क्या होगा। परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इतना आसान आसान सवाल बच्चा आ गया ना एग्जाम में, छोड़ के नहीं आना है। देखो द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध क्या होगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध किसने दिया है, आइंस्टीन साहब ने। और ये कहा था कि ई बराबर क्या कहे थे बच्चों, mc²। यही वाला बात है ना। राइट आंसर सी हो जाएगा, एकदम आसान सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। रीडबर्ग नियतांक का क्या होगा बच्चों, ये हमारा मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 17 नंबर सवाल देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन से श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। यहाँ पे पराबैंगनी भाग में पड़ने वाली बात हो रही है बच्चों। लाइमन सीरीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, इनमें कौन आवेश रहित है। भैया मेरे आवेश रहित मतलब चार्ज लेस, किस पे कोई चार्ज ना है, फोटोन कण होगा ना। फोटोन कण का विराम द्रव्यमान 0 होता है, याद रखोगे ना, क्योंकि अल्फा कण पे भी चार्ज होता है प्लस वाला, बीटा पर प्लस माइनस दोनों होता है। अब प्रोटोन पर क्या होता है प्लस वाला, तो ये सब नहीं होगा बच्चों। चलो 19 नंबर सवाल देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, कण माना जाता है बच्चों क्या। 19 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है आपके सामने 20 नंबर सवाल, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम विद्युतीय कार्यफलन होगा। जल्दी से बताओ, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन पूछा गया बच्चों। जल्दी से बताओ कौन सा होगा, सोडियम, बेरियम, लोहा, तांबा। सोडियम का होता है। 20 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, ये रहा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो बच्चों आपसे यहाँ से पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर या फिर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये सब पूछता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी कूलम नहीं मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जूल हो जाएगा। ओके, अब देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ आप लोग। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता है। और अगर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे बच्चों, ये होता 1.6 इंटू 10⁻10 जूल होता है। तो बच्चों इतना को याद रख सकते हो क्या, दिमाग में ऐड रख सकते हो क्या बच्चों। देखो ये वाला हो गया, बस ये ऊपर वाला माइनस घटते आ रहा है, यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, बस और कुछ नहीं बदला है। और हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यहाँ से मिला सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा बच्चों, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति सिद्ध होती है प्रकाश के ध्रुवण से। किससे सर, प्रकाश के ध्रुवण से, पोलराइजेशन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण का ध्रुवण, आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर है बच्चा पार्टी, अपवर्तनांक यानी कि म्यू के बराबर होता, तभी ना पढ़ते हैं म्यू बराबर 10 IP वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना बच्चों, ब्रूस्टर साहब का नियम यही कहता है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहाँ है बच्चों, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर है, 23 का ए हो जाएगा। एकदम आसान वाला बात है बच्चों। चलो 24 नंबर सवाल है, प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखो, विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। एक हमारा फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा हमारा फ्राउनहोफर का विवर्तन। कितना हुआ सर, 2 वर्गों में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या किसके सिद्धांत पर आधार, किसके सिद्धांत के आधार पर की जाती है, जल्दी से बताओ बच्चों। 26 नंबर सवाल का जवाब यह किया जाता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है, लेजर वाला भैया ने, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था, याद रख, प्रकाशित नहीं मेरे भाई, आविष्कार किया था। चलो 28 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, पतले फिल्म के रंग का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है। क्या है सर, प्रकाश का व्यतिकरण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता, कौन है जो परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित रहता, आवृत्ति। आवृत्ति होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी, इतना आसान सा सवाल है, इतना आसान सा सवाल है कि देखते ही आंसर आ जाता है। देखो हाइगेंस के द्वारा कौन सा दिया गया है, तो पहले मैं बता देना चाहूंगा बच्चों, क्वांटम सिद्धांत दिया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, मैक्स प्लांक के द्वारा। कणिका सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा सर, न्यूटन के द्वारा। उसके बाद हमारा तरंग सिद्धांत जो दिया गया है, यह हाइगेंस के द्वारा। यही वाला बात करेक्ट हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर सी होगा। देखो हाइगेंस वाले भैया यहाँ पे सी में है तो लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा होता है, न्यूनतम विचलन लाल का होता है। न्यूनतम विचलन मेरे भाई किसका होगा, लाल का होगा। क्या, न्यूनतम विचलन लाल का ही होता है और अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, याद होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा यानी कि बच्चों ये हमारा कौन सा है, ये म्यू है, इसके समानुपाती क्या होता है, 1/λ होता है। यानी कि बच्चों अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये अगर ये घटेगा तो फिर ये बढ़ेगा। तो बचाओ, बचाओ नहीं बच्चा पार्टी, बढ़ा बच्चा, ये भाई बताओ कौन सा होगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा। 32 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, क्या होगा सर, घटेगा ना, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। ओके बच्चों, चलो 33 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। देखो छोटे आपतन कोण म्यू के अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या होता है। म्यू कौन सा, म्यू -1 इंटू ए वाला, क्योंकि डेल्टा एम बराबर पढ़ते आ रहे सर, म्यू माइनस का 1 इंटू में ए वाला बात होता है, याद होगा आपको बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है भाई मेरे, मैं तोतला ना हूं। देखो किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होती है, बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ जाती है।
करेक्ट आंसर डी होगा 34 का। चलो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल की ओर। 35 नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है सर, एकदम लगा देंगे। m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होता, फॉर्मूला है सर, इसे याद रखना पड़ेगा। कौन सा? 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, करेक्ट आंसर सी में दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल देखो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो 1 बाई एफ होगा, अगर सेंटीमीटर में हो तो 100 बाई एफ होगा। पता है कि नहीं बच्चों, भूल गए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल देखो, 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो निकाय की फोकस दूरी क्या होगी? एकदम आसान वाला बात है, जल्दी से बताओ। 37 का क्या लगा रहे हो सर? P1 बराबर कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। P2 बराबर -2 दिया गया है। P बराबर P1 प्लस P2, यही वाला बात है ना सर, यानी कि 6 प्लस -2 हो जाएगा। यहाँ से करें तो हमारा क्या होगा? 6 - 2 बराबर 4 हो गया। ये सब पता है ना बच्चा पार्टी, अब निकाल सकते हो क्या? यस नो। और एक फॉर्मूला और होता है, P बराबर 1 बाय फोकस दूरी, F निकालना है तो F बराबर क्या होगा? 1 बाय P होगा, और हमारा 1 बाय 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि P हमारा 4 है। तो यानी कि बच्चों अगर इसको पॉइंट में बदले तो 0.25 हो जाएगा क्या? और ये वाला फॉर्मूला है तो मीटर में होगा। बताओ किस ऑप्शन में दिया गया है? राइट आंसर बी होगा। ऐसे 25 मत लगाना बच्चों, एकदम गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। दो लेंस है जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है प्लस 5 डायोप्टर है, उसको संयुक्त करने पर समा जिनकी फोकस दूरी, ये भी फोकस दूरी पूछा गया बच्चों। यहाँ से इसको अगर दोनों को मिलाए तो बच्चों हमारा P जो प्राप्त होगा, P1 P2 माइनस, अच्छा के P मान लो और सीधा सीधे से को निकाल दो। P1 कितना दिया गया सर? P1 प्लस P2 निकाल लो। P1 कितना दिया गया? -15 है, उसके बाद प्लस P2 में 5 है, इसको घटा दो, हमारा -10 डायोप्टर निकल गया। ये हमारा P का मान है। तो P बराबर क्या निकालोगे बच्चों? 100 बाई एफ। यहाँ पे करो तो एफ निकालना है तो एफ बराबर 100 बाई पी होगा, लेकिन पी हमारा -10 दिएगा, माइनस को ऊपर भेजो, 10 नीचे लिखो, 10 दहिन के 100 हुआ, -10 बचा, -10 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों? लगा दो। कौन सा सर? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल देखो, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होगा? वस्तु से छोटा वाला भैया उत्तल दर्पण हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल देखो, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये रहा। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल के अपवर्तन में परिवर्तन। कौन सा बच्चों? वायुमंडल के अपवर्तन में परिवर्तन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी लगाते चलो। मान लो एग्जाम का पेपर है आपके सामने, इसमें कोई ये नहीं चलेगा। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमने आवश्यक शर्त पढ़ा है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, ये पहला था। और दूसरा था कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 42 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति किसके कारण होती है? पहला हमारा होता है गतिशील आवेश के द्वारा, और दूसरा होता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के द्वारा। दोनों याद रखना। ऐसे हमारा जो दिया गया सर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र दिया गया, ये नहीं होगा हमारा। देख लो कौन सा होगा, फटाफट से बता दो क्या लगा रहे हो इसका कारण। विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो हमारा गतिशील आवेश नहीं दिया गया हमें लगता है, तो बताओ कौन सा होगा। हमें लगता है कि यहाँ पे परिवर्ती कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल देखो, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया? ये अब की बार के मॉडल पेपर में था बच्चों, जल्दी से लगाओ कौन सा होगा करेक्ट आंसर। बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था सर? मार्कोनी साहब ने किया था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है? बच्चों लगा दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? कौन सा होगा सर? गामा वाला भैया कहाँ है? ए वाला में दिया गया ना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल देखो, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान 0 डिग्री होता है और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछे 90 डिग्री होता है। चलो
एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होते हैं, म्यू इज ग्रेटर देन 1 वाला पढ़े हो, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तो बहुत अधिक है, इसीलिए उनकी चुंबकशीलता म्यू का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है। अब बताओ कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो 48 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा वाला एकदम छोटा सा वाला ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति इतना दिया गया है, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होगा, एकदम आसान है बच्चों। देखो हमारा जो है XM हमारा कितना दिया गया सर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। XM हमारा कितना दिया गया सर, 0.0001 दिया गया। ये है बच्चा पार्टी। अब बताओ जल्दी से बताओ, हमें म्यू आर निकालना, चुंबकशीलता म्यू आर निकालना ना बच्चों, क्या होगा, ये हमारा होता है 1 प्लस XM होता है। XM यानी कि 1 प्लस करेंगे XM का मान इतना दिया गया 0.0001 होगा, इसको जोड़ दो 1.0001 हो जाएगा। यही वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लो बच्चा पार्टी किस ऑप्शन से मिलता है, हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 48 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर बच्चों। ये रहा प्रश्न आपके सामने 49 नंबर सवाल, चुंबकीय नमन का मान 0 होता है चुंबकीय निरक्ष पर, किस पर बच्चों, चुंबकीय निरक्ष पर। करेक्ट आंसर ए होगा 49 का। चलो 50 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, कोबाल्ट क्या है, लौह चुंबकीय है, कोबाल्ट लोहा निकेल लौह चुंबकीय है। चलो 51 नंबर सवाल है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अब चुंबकीय तीव्रता वाला बात हो गया, चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है, एम्पियर मीटर इनवर्स होता है। चलो निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है, निम्नलिखित में कौन है जिसका अस्तित्व नहीं होता है, एकल चुंबकीय ध्रुव का। चलो अगला नंबर सवाल देखो 53 नंबर सवाल है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है सर, सदिश राशि होता है। म्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू में ए होता है, एम्पियर गुना मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, यानी कि इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है, यानी कि राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। 54 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर, डायनेमो वाला बात है, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बच्चा पार्टी लगा दो, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 55 नंबर सवाल आपके सामने, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो बदलता है बच्चों। अगर उल्टा वाला बात होता विद्युत को यांत्रिक में तो वो मोटर बदल देता है। चलो आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल देखो, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, 100 प्रेरकत्व धारित, ये सब हमारा क्या होता है, हेनरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, लेंज साहब के नियम से। किस नियम से बच्चों, लेंज के नियम से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखो, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से क्या मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। एमीटर में भी धारा को मापते हैं लेकिन गैल्वेनोमीटर दोनों आ सकता है, तो लगा देना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध शून्य होता है। ये तो अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, ये तीनों ऑप्शन को मैं कवर कर दूं। देखो एमीटर का क्या होता है सर, एमीटर का बहुत कम होता है, उसके बाद आदर्श एमीटर का 0 होता है, आदर्श वोल्टमीटर का सर अनंत होता है, ये तो नहीं होगा। अब देखो शून्य वाला बात हुआ, ये वाला बात हो रहा है बच्चों, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श वोल्टमीटर का अनंत होता है, एमीटर का बहुत कम होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल देखो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है इसकी माप सीमा बढ़ जाती है, क्या होती है सर, बढ़ जाती है, 60 का ए हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, किसके समानुपाती बच्चों, वर्ग के समानुपाती। चलो 62 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, समेशन I बराबर 0, किरचॉफ साहब का पहला नियम है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल देखो, पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, पराविद्युत सामर्थ्य है वोल्ट प्रति मीटर, ऐसे करके होता है सर, वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या लगाए हो 63 का बच्चा पार्टी, ओके सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ क्या होगा, किसी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है, किससे, 1 से। चलो अगला नंबर सवाल देखो 65 नंबर सवाल है, पानी का पराविद्युत स्थिरांक 80 होता है, पानी वाले भैया कहाँ हो, 80 में है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल देखो, बेंजीन का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है, बेंजीन वाला बात हो गया। अब बताओ क्या लगाओगे 66 नंबर सवाल का जवाब, और 2.3 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दोगे क्या बच्चों, ये रहा, यदि किसी खोखलीय गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, धनात्मक
ऋणात्मक और समरूप हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा y z तल की दिशा में। चलो अगला नंबर सवाल है बच्चों, 69 नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। देखो बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है, भी हमारा एक समान होता है, यानी कि आप समान लिख सकते हो। अब बताओ कौन सा होगा, ई पूछा गया, हमारा शून्य होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, और इसका आंसर देखते हैं आप सही लगाते हो या फिर गलत। देखो आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा में 90 डिग्री से घूर्णित करने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो बच्चों W बराबर फॉर्मूला पढ़े हो क्या, P वेक्टर गुना में E वेक्टर वाला पढ़े हो ना। अगर यहाँ से करे तो हमारा क्या बचेगा, PE साइन थीटा बच जाएगा। साइन थीटा वाला बात हो गया, लेकिन बच्चों थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया गया, 90 डिग्री दिया गया, इसे भी लिख लो। PE साइन हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता होगा, मैथ पढ़े हो ना आप लोग, साइन 90 का मान 1 होता है, तो PE गुना में साइन 90 का 1 होता है, तो गुना में 1 करो, बराबर में PE बचेगा। किस ऑप्शन में PE दिया गया सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बच्चा पार्टी। ये रिवीजन वाला क्लास था, याद रहे। रिवीजन में ये बताओ पहले आप लोग कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो, जल्दी से हमें बताओ कितना सही हुआ बच्चों। इसी से मानो एग्जाम का आपको पता चल जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिला देखने को तो कितना सही कर पाओगे, ये आप पे निर्भर करेगा बच्चों। ओके, तो कमेंट करके बताना कि आज का ये रिवीजन वाला क्लास कैसा लगा। सभी बच्चे कमेंट करिएगा, बच्चा पार्टी कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, इसलिए सारे बच्चे करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।